नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन्द्र। ग्लोबल करियर एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मजदूरी कोड, लेबर कोड 2019 की। क्या है ये? देखिए, एक्चुअल में हुआ क्या? हुआ ये कि हाल फिलहाल में कोविड-19 की समस्या, जैसे आप भी समझ रहे हैं कि समस्या क्या है, मैंने भी समझा है और पूरा विश्व देख ही रहा है कि उसने जो गुनाह किए हैं उसको किस तरह से उसका रूप मिल रहा है। खैर, वो एक अलग विषय है। एक्चुअल में हुआ ये कि 1926 का जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, इसमें श्रम कानून, उनकी नीतियों की महत्ता को दर्शाया गया था। और इस महत्ता से होता क्या था कि जो श्रमिक हैं हमारे, उन श्रमिकों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी, स्वतंत्रता काम करने की हो। छुट्टी कितनी होगी, कितने दिन उनको काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जो उनके पारिश्रमिक होंगे वो कितने होंगे, नहीं होंगे, उन सभी को यहाँ पर तय किया गया। तो इसलिए इन कारणों से 1926 का ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 8 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने मजदूरी कोड, मजदूरी संहिता 2019 को जारी कर दिया, जारी किया और उसे और ज़्यादा मजबूत भी कर दिया। अब छुट्टियां कितनी होंगी, वेतन कितना मिलेगा, न्यूनतम वेतन कितना होगा, और भी जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट मतलब ऐसे बेनिफिट जो वेतन के अलावा दिए जाते हो, वो भी इसमें सरकार ने तय कर दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। मगर यहां पर 2019 में जब ये सब हो रहा था, तो कल किसे पता था कि 2020 आते आते परिस्थितियां बदल जाएंगी। और परिस्थितियां क्या बदली कि हमारे बीच एक दैत्य आ गया। कौन? कोविड-19 आ गया। कौन आ गया? कोविड-19। कोविड-19 आते ही राज्यों को ये लगा कि अगर, क्योंकि जो आपने नियम पीछे बहुत मजबूत बनाए थे और उसको दृढ़ किया था, अब उन अधिकारों को वैसा हूबहू दे पाना, धरातल पर उतार पाना अत्यंत ही कठिन हो गया, हो जाएगा। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए क्या हुआ? हुआ ये कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी गुमऊ, कोड क्या हो गया? गुमऊ राज्यों ने ये कहा कि भैया मजदूरी कोड में संशोधन हो। संशोधन कैसा? परिवर्तन कैसा? कि इसे थोड़ा सा नर्म बना दिया जाए ताकि कंपनियों पर कोई भी अधिक से अधिक भार ना पड़े। और संशोधन करने के लिए गुहार लगा दी, और जब गुहार लगाई तो केंद्र सरकार ने इसको मान लिया, केंद्र सरकार ने इसे मान लिया और मजदूरी कोड 2019 में संशोधन करके रख दिया। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं यहां पर कि मजदूरी कोड 2019 में एक्चुअली में जो दरें हैं, जिसके लिए अक्सर झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं मजदूरों की, वो मजदूरी की दरें यानी पारिश्रमिक को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अभी अगले कंटेंट में इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं कि हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मजदूरी कोड 2019 में एक खुशी की लहर है। लहर ये कि मजदूरी जो है वो बढ़ गई है। मगर जैसा कि होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मजदूरी कोड 2019 जैसे ही आया, वैसे ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936,
मिनिमम लेबर वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 पूरी तरह से निरसित हो गए। निरसित हो गए यानी समाप्त हो गए, खत्म हो गए। क्लियर है? अच्छा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो होना तय था, मगर इसमें जो एक बड़ी बात है वो ये कि ये जो नियम अधिनियम समाप्त हो गए, ये जब लागू होने के लिए आए तो उस समय से लेकर 2020 तक धरातल पर नहीं आ पाया। यानी फाइलों में ही नियम अधिनियम आए और फाइलों में ही खत्म हो गए। क्लियर? ये है इसकी सबसे बड़ी समस्या। ठीक है, खैर होता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे इस पे ये हुआ कि जब मजदूरी कोड बनाया गया तो मजदूरों के लिए सबसे बड़ी चीज, या किसी भी मजदूर के लिए, किसी भी श्रमिक के लिए, मेरे लिए भी सबसे बड़ी चीज क्या है? पारिश्रमिक, वेजेस। क्लियर है? तो यहां पर जब मजदूरी कोड बनाया गया तो हमें तय करना था कि भैया न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, मानक क्या होगा। तो मानक क्या बनाया? मानक बनाया संतुलित भोजन को। किसको बनाया? संतुलित भोजन को, बैलेंस डाइट को। ये हमारा मानक तय हुआ। अब क्या हुआ? अब भैया संतुलित भोजन तो तभी मिलेगा जब हमें रोजगार मिले, काम मिले। यानी जैसे कि एक गाना भी आया है कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, वो यहाँ पर लागू हो गया। मतलब अगर आप निरंतर काम करते रहोगे तो भैया निरंतर पेट भी भरता रहेगा। ये यहाँ पर आधार बनाया गया संतुलित भोजन को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्या? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि औद्योगिक क्षेत्रों में 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट में थोड़ी सी ढील देती गई औद्योगिक क्षेत्रों को। क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ा? तो रीजन सुनिए। हुआ ये कि आप तो जानते हैं कि पूरे विश्वव्यापी रूप में लॉकडाउन है, और कारण क्या है? कोरोना वायरस, कोविड-19। जब वो फैला तो भैया उद्योग धंधे तो क्या हो गए? सब हो गए बंद। अब जब सब उद्योग धंधे बंद हो गए तो नियोक्ताओं के पास भी पैसे नहीं है। तो कानून तो आपने बना दिया मजदूरी कोड 2019 में, ये सोचकर, क्योंकि सरकार की भी गलती नहीं है, सरकार ने एक भली मंशा से बनाया था साहब, ऐसा नहीं है कि मैं विरोध कर रहा हूँ, बहुत भली मंशा से बनाया था, मगर उन्हें तो नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में कोई कोरोना आ जाएगा। तो हुआ ये कि औद्योगिक क्षेत्रों में लॉकडाउन हुआ, देश बंद हुआ, धंधे बंद हुए, उद्योग बंद हुए। तो भैया जो नियम में, गाइडलाइन में, अधिनियम में आपने कुछ लाभ देने की बात कही, वो लाभ क्या वाकई अब औद्योगिक क्षेत्र दे पाएंगे? सोचिए जरा, नहीं दे पाएंगे। अब जब नहीं दे पाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, जैसा कि अक्सर होता है हिंदी फिल्मों में। आपने देखा होगा कि मजदूर और मिल मालिक दोनों एक दूसरे के अंतर विरोध करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अब कानून है, मैं मान लीजिए मजदूर हूँ और मेरा नियोक्ता उद्योग बंदी की वजह से मुझे पारिश्रमिक नहीं दे पा रहा, मगर मेरे पास कानून है, तो उसका लाभ लेने के लिए मैं केस पर केस करूँगा, और वो तो बेचारा औद्योगिक क्षेत्र को चलाएगा कि तारीख पर तारीख लेगा। इन समस्याओं से बचने के लिए रियायत मांगी गई, और उस रियायत को देने के लिए गमऊ ने भी आवाज ऊंची की। गमऊ कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिसे कि माना गया। और इस कन्फ्लिक्ट, इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए 1926 के ट्रेड यूनियन एक्ट में थोड़ा सा ढील दे दिया गया। बात समझ में आ गई? ये है मजदूरी कोड 2019 से संबंधित कुछ परिवर्तन जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, अब यहां से एक यक्ष प्रश्न उठता है कि आगे क्या होगा? क्या नियोक्ता मजदूरों की छटनी नहीं करेगा?
क्या नियोक्ता मजदूरी कोड 2019 को निभा पाएगा? तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिस समय आपत्ति विपत्ति का समय होता है तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा। थोड़ा सा हम झुकेंगे, थोड़ा सा आप झुकेंगे, तो थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र झुकेंगे और थोड़ा सा वो श्रमिक भी झुकेंगे, तब जाके उस संतुलन से अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाएगी। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस लेक्चर में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा जूम कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे से आपको दिख जाए, क्योंकि कुछ शब्द बहुत ही छोटे से हैं। अच्छा, तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहीं पर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।